Friends, welcome to our channel of Mission IAS Academy. Under the UPSC Evolution Batch 2025-26, we are discussing the NCERT series. तो इस NCERT सीरीज में जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफी कंपोनेंट को हम अभी फोकस कर रहे हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी फ्रेशर जो है उनके लिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि किस तरीके से रिसोर्स और डेवलपमेंट जो है, ये जो 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हमें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए किस तरीके से इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी को अप्रोच करना चाहिए, कौन सा कंटेंट जो है वो हमें यहाँ से निकालना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, एनसीईआरटी को हमें कितना टाइम देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है जो फ्रेशर के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं और इवन जिन्होंने अटेम्प्ट दे दिए है, 2-3 अटेम्प्ट हो चुके, प्रीलिम्स नहीं निकल रही है, ऐसे लोगों के लिए भी ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से लैंड यूज में हम डिस्कशन कर रहे थे। जो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और मैं आपको बता देता हूं कि लैंड रिफॉर्म्स का मेंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 1 में। लैंड रिफॉर्म्स ये बहुत ही डिबेटेबल एरिया रहा है इंडिया में। अगर आप थोड़ा करंट इवेंट के पर्सपेक्टिव से जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लैंड रिफॉर्म, राइट, लैंड रिलेटेड डेवलपमेंट जो है ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से शुरू हो चुका था भाई। प्री इंडिपेंडेंस टाइम जो था, अगर आपने आचार्य विनोबा भावे इनका जो ग्रामदान भूदान मूवमेंट जो होगा, इसमें 2013 के यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां से ये चीजें जो है ना ये शुरू हुई। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स में लैंड सीलिंग एक्ट हो या फिर 2013 में आया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, ये सारी अगर आप डेवलपमेंट्स देखोगे तो लैंड जो है इंडिया में बहुत ही सेंट्रिक जो है ये इशू रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट। इसीलिए लैंड के बारे में जो बेसिक्स है वो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए ये बहुत स्ट्रांग और रिलेवेंट एरिया है यूपीएससी के लिए। तो इस तरीके से आपको एरिया प्रेडिक्ट भी करते आने चाहिए। तो इसमें हमने कल देखा कि किस तरीके से मेन टर्म्स, अगर आप थोड़ा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जाते हो तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन कीजिए, टर्म्स के मीनिंग्स को समझिए। जैसे अगर लैंड पैटर्न अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे देखिए क्या क्या टर्म्स आ रही है। मुझे आ रहा है कि भाई लैंड जो है, यूज ऑफ लैंड जो है ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उसमें मुझे देखिए यहाँ पे पहली टर्म नजर आ रही है टोपोग्राफी। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी टर्म्स आ रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको ये टर्म्स वैसे के वैसे यूज की है, तो तब कंफ्यूजन होता है। अगर मीनिंग पता हो तो आपको आंसर आ सकता है। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ लैंडफॉर्म। जो लैंडफॉर्म जो है उसका जो स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑन द अर्थ। यस, एंड दैट्स व्हाई this topography plays a very vital role in the geographical development. तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत यू आर फैमिलियर, बट क्लाइमेट मीन्स व्हाट? समथिंग द चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, इट इज फॉर मोर देन 25 ईयर्स ऑफ द टाइम। तो ये मैंने 25 ईयर्स इसलिए यूज किया है क्योंकि ये 6th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया है, क्योंकि अगर आप उससे कम ड्यूरेशन में आते तो उसे वेदर कहते हैं। तो ये बेसिक्स जो है आप यहीं पे क्लियर करते जाइए। सॉइल टाइप, सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सॉइल। आगे की पूरी एक्टिविटीज सॉइल पर डिपेंड करती है। तो सॉइल एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो फैक्टर्स है इसके बेसिस पे ही ह्यूमन फैक्टर्स, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी हो, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो, कल्चरल ट्रेडिशंस हो, ये सारी चीजें जो है ये इस पे निर्भर करती है। ओके, सो इस तरीके से ह्यूमन फैक्टर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ह्यूमन एंड लैंड ये जो इंटर रिलेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से ही लैंड में जो भी चेंजेस हुए वो उसके वजह से ही हुए हैं। तो इसीलिए हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना है। तो देखिए कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पे दी हुई है। मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी आप डायरेक्टली जब पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको उसमें से जो चीज़ें हाईलाइट होती है, क्योंकि बहुत जगह पे आपको एक्सट्रैक्टेड डेटा मिलेगा
ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए फॉलो कर रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो। जब आप खुद एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो तो आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो है विजुअलाइज करते आए। तो यहाँ पे देखिए आप दो चीज़ें, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे फॉरेस्ट, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, हमने कल देखा था बैरन लैंड क्या होता है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ये भी हमने मीनिंग कल देखा, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोज। तो इस तरीके से इस पाई चार्ट में इसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये मतलब 60-61 का डेटा है ये वाली डायग्राम में, और यहाँ पे यूज है 2014-15 का। थोड़ा कंपैरिजन में हम जाते हैं, एनालिसिस इसमें से हो सकता है, मेंस के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको जो नज़र आ रहा है वो नज़र कौन से एरिया के आ रहा है, 42.26%। 42.26% जो एरिया है, दिस इज समथिंग द हाफ ऑफ द एरिया, यस। एंड आफ्टर दैट देयर इज 18.1% द सेकेंड वन, जो कहीं ना कहीं आपको ये ब्लूइश शेड में नजर आ रहा है, यस। एंड द 12.01% दिस इज समथिंग द ऑरेंज एरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं इस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको थोड़ा ज्यादा पैमाने में जो एरिया नजर आ रहा है, ये वाला एरिया नजर आ रहा है 40.26%। यहाँ इस डायग्राम में आते हो तो आपको ये वाला एरिया जो है ये 45.5% नजर आ रहा है, और ब्लू एरिया जो है ये 23.3% नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एरिया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेट सोन एरिया मतलब कौन सा, हमने कल देखा कि जहाँ पे क्रॉप हार्वेस्टिंग हो सकता है, ऐसे एरिया को नेट सोन एरिया कहा जाता है। और अगर नेट सोन एरिया देखिए यहाँ पे आपको नेट सोन एरिया में ज़्यादातर आपको कमी नज़र नहीं आ रही है, बट आपके लिए ज़रूरी क्या है कि ये नेट सोन एरिया मतलब हमारे पास उतना एरिया है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है ये हमने नहीं किया है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो आप यहाँ पे देखिए ये डिस्कशन एग्जैक्टली हमारे लिए ज़रूरी क्या है। तो ओवरऑल डिस्कशन में ये तो आपको बेसिक्स पता है 6 स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में से कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है। एक रिवाइज के लिए आप इसको मार्क कर सकते हो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड इसमें ओनली 93% जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस एरिया को हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये एरिया हमारे लिए यूज का है। लेकिन इसमें भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, मैंने कल भी बताया कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई ये यूटिलाइजेशन का और लैंड रिसोर्सेस का भी, तो इसके वजह से बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट पड़ा है हमारे डेवलपमेंट पे। क्योंकि कुछ जगह पे आपको फर्टाइल लैंड है तो पॉपुलेशन नहीं है, और जहाँ पे फर्टाइल लैंड कम है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो रिसोर्सेज का हमें एकदम जुडिशियस वे से इस्तेमाल नहीं करते आ रहा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे आसाम हो और जम्मू कश्मीर हो, राइट, जो चीन से एडजॉइनिंग एरिया जो है ये अभी भी हमारे लिए अनमैप्ड है। मतलब इसके बारे में हमने अभी तक सर्वे भी किया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो हम अभी तक हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना एरिया है, तो हम उसको आगे जाके नेट जोन एरिया है या नहीं वो कैटेगराइज कैसे करें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है ये हमारे लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स ये आते हैं आपके एग्जाम में। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी देखिए, ये जो मैंने कल भी बताया आपको, जो पास्चर लैंड होती है, पास्चर लैंड में परमानेंट पास्चर मतलब क्या, जहां पे कैटल पॉपुलेशन, पास्चर का मतलब क्या है, जो लाइव स्टॉक, राइट, जो एनिमल्स जो जाते हैं ना फॉडर के लिए, राइट, तो चारा के लिए जाता है, और वहाँ पे ये जो लैंड है, एक बार वो जब आपने वो प्रोसेस जो है वो देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि एनिमल व्हेन दे ईट्स द ग्रास, राइट, दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द होल, राइट, दैट प्लांट, राइट, फ्रॉम द रूट, और उसके बाद सॉइल जो है वहाँ की सॉइल वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब वहाँ का जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, वो चेंज हो जाता है, और इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी आगे जाके कम हो सकती है, उसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं। ये भी आपके टॉपिक सिलेबस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आप
कि किस तरीके से ये परमानेंट पास्चर जो है ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और कैटल पॉपुलेशन जो है ये अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें अल्टरनेटिव चाहिए। तो भाई आप सोचोगे अरे कैसे करेंगे, अगर लाइव स्टॉक फार्मिंग करनी है तो उन्हें फॉडर लगेगा, बराबर। बट यहाँ पे हमें एक मिडिल सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे हमारी पास्चर लैंड जो है वो डिक्रीज होती जाए, तो उससे हमें आगे जाके उस लैंड को ये जो नेट सोन एरिया है उसका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो सॉल्यूशंस है इस पे हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ये करना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप कुछ डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारे लिए ज़रूरी है कि नेट सोन एरिया जो है, राइट, द नेट सोन एरिया एज पर दी NSA, राइट, एज पर दी NSA नेशनल सैंपल सर्वे, India comes to be about 54% of the total reporting area. Yes, कितना था? 54% of the total reporting area. नेट सोन एरिया जो है 53% कैलकुलेटेड है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो नेट सोन एरिया में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप नेट सोन एरिया में इंडिया के ज्योग्राफी में देखोगे तो पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स है, राइट, वहाँ पे 80% ऑफ द टोटल एरिया जो है पंजाब में नेट सोन एरिया ये यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। और वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हो तो लेस देन 10% है, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के। तो यहीं से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है वहाँ का जो नेट सोन एरिया है, वहाँ जो लैंड रिसोर्सेस है अभी भी वो अंडर या अनयूटिलाइज है। आप ये कह सकते हो, एक तो वो अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको एक्सट्रैक्ट करने, क्योंकि इस पे आप लैंड डिग्रेडेशन पे जब भी राइटअप लिखना है आपको तो यहाँ पे ये सारे इश्यूज और उनके सॉल्यूशन जो है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट अगर आप देखोगे, फॉरेस्ट एरिया, राइट, क्योंकि लैंड एरिया नेट सोन एरिया के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में आता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में है। जो प्रोविजंस थे 1952 के, उसमें कहा गया है कि भाई 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, बट इट इज समथिंग 33% से कम हो रहा है, ये कम हो चुका है। और ये कम होने का मेन रीजन क्या है? इट इज समथिंग द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब क्या? द ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट, ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा पैमाने में हुआ है, और इसको बहुत हाईलाइट भी किया गया है मूवीज़ में। आजकल जो मूवीज़ आती है लाइक पुष्पा मूवी, इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन में आ रही है, और इसके वजह से जो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया जो है ये रेडिकली डिक्रीज हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कुछ ऐसा लैंड जिसे हम कहते हैं वेस्टलैंड, और कुछ जो लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए आपने कैटेगराइज कर दिया है। भाई इसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूज में ही कंसिडर करेंगे ऐसा लैंड। तो इसमें वेस्टलैंड में पहले कौन सा लैंड आता है? वेस्टलैंड मतलब आप उसके नाम से ही पता चलता है, वेस्टलैंड में मतलब रॉकी, सैंडी लैंड, राइट, डेजर्ट, एरिड कंडीशंस। जैसे आप वेस्टर्न इंडिया में जाते हो राजस्थान में, तो वैसे वाले लैंड को हम वेस्टलैंड कहते हैं। वो वाला जो लैंड है ये लैंड हमारे लिए काम में नहीं है, और हमने कुछ लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज में भी ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है ह्यूमन सेटलमेंट ने। तो क्या किया है भाई उसमें हमने एक तो घर बनवा लिए, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको यूज कर दिया है हमने। तो आप सोचिए जो नेट सोन एरिया है वो कैसे ना कम हो। अगर आप जो फर्टाइल लैंड है, जो लैंड का इस्तेमाल जहां पे होना चाहिए
उसकी जगह पे आप वो लैंड का इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए करोगे तो अल्टीमेटली आप जो नेचुरल जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो नेचुरल फ्लो है उसको आप डिस्टर्ब करोगे, और इसका इंपैक्ट सीधी साधी वे से आपके अर्थ के टोटल ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी हो रहा है। और ये इसके वजह से ही ये जो सारी सिचुएशन है, जो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल कैलामिटीज है, ये ज्यादातर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसका एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कितनी इंटरलिंक है। तो आज हमें ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ ये चीजें हम लोग कर रहे हैं तो इसका कोई ज्यादा हमें आगे जाके अभी फायदा है, लेकिन आगे कुछ नुकसान होगा कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन इसका नुकसान है। और इसका नुकसान ये है क्योंकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है हमने जो फिक्स किया, हमने देखा रियो दी जेनेरो समिट में, इसमें हमने यही चीजों को फोकस किया कि अरे अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आगे की जनरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा एडवर्सली इंपैक्टफुल रहेगा। और ये इसीलिए जो चीज जिसके लिए बनी है उसके लिए यूज करो भाई। अगर आपको लग रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए लैंड है तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए होनी चाहिए यूज, राइट। अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है तो आप वेस्ट लैंड में कीजिए, बैरन लैंड में कीजिए, वहां पे अल्टरनेटिव्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, जो हमने रिसोर्स की डेफिनेशन में देखा कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अगर आप कर सकते तो वहां कीजिए। अब फर्टाइल लैंड को ही इंडस्ट्रियल लैंड में अगर डेवलप कर दोगे तो जो लैंड फर्टाइल लैंड जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होती है प्रायोरिटी बेसिस पे, उसको आप दूसरे पर्पस के लिए यूज करोगे तो उसके सीवियर इंपैक्ट, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट जो है ये जरूर होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको जब आप ये रीड करते हो तो यू जस्ट हैव टू गो इन दिस काइंड ऑफ एनालिसिस ऑल्सो, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन फॉर लैंड। अभी हम आते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अभी लैंड डिग्रेडेशन जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप इस तरीके से लैंड की टोपोग्राफी हो, सॉइल फैक्टर्स हो, इनको धीरे धीरे आपने यूज कर करके नेट सोन एरिया आप रिड्यूस करते जाओगे और वेस्ट और बैरन लैंड अगर बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियसली लैंड की जो ओवरऑल क्वालिटी जो है ना भाई वो पूरी तरीके से खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड कॉन्जर्वेशन। अभी कॉन्जर्वेशन मतलब क्या कि भाई इससे बचे कैसे, लैंड डिग्रेडेशन को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसे हम कहेंगे कॉन्जर्वेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन एंड कॉन्जर्वेशन ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन होने के लिए मतलब लैंड जो है वो बिल्कुल उसका ओवरऑल लैंड में जो न्यूट्रिएंट्स है, लैंड की फर्टिलिटी जो है ये पूरी तरीके से बर्बाद होने में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। इसमें बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें फैक्टर्स आते हैं डिफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी के सिनेरियो में ज्यादा डिस्कशन में है। ग्रीन कवरेज हमारा जो है वो पूरी तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से कम हो रहा है। हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट के पूरी तरीके से ग्रीन कवरेज को डिस्टर्ब कर दिया है। ये डिफॉरेस्टेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद हम आते हैं ओवरग्रेजिंग पे। अभी मैंने पहले भी बताया, ठीक है लाइव स्टॉक फार्मिंग जरूरी भी है, लेकिन ये इस तरीके से होना चाहिए कि भाई ये लाइव स्टॉक फार्मिंग में कैटल को उनका फोडर भी मिले और उसके साथ आपकी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी जो है, ग्रीन कवरेज जो है वो मेंटेन रहे। इसलिए कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आई, ऐसा नहीं है, पॉलिसीज आई कि भाई अगर आप जितना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो उतना आप एफॉरेस्टेशन भी कीजिए, मतलब जितने पेड़ काट रहे हो उतना आप लगाइए। बट इसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन तो होते गया, लेकिन अफॉरेस्टेशन जो है इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से डिजायरेबल आउटकम्स नहीं आ पाए। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे पॉइंट्स है इसका अगर हमने मिडिल सॉल्यूशन निकाला, जैसे बुद्धिज्म में कहा गया है कि फॉलो द मिडिल पाथ, अगर हम कोई भी इशू का मिडिल सॉल्यूशन निकालते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी डेवलपमेंट को भी कभी रोकेगा नहीं और उसके साथ हमारे एनवायरमेंट पे भी इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसके बाद माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये माइनिंग और क्वायरिंग इज समथिंग रिलेटेड टू द मिनरल्स। आप जब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हो, एक्सप्लोर करते हो आप लैंड में से, उस टाइम आप लैंड का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि माइनिंग के सीवियर इंपैक्ट है। अगर माइनिंग जहां करते हो आप क्रस्ट में, बिल्कुल क्रस्ट में आप
जो है ओपनिंग बनाते हो और क्रस्ट में जो रॉक्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है, उससे अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर्स आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन में इसको स्टार कर लीजिए भाई, इन फैक्टर्स को, क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको दिखाई देंगे। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एरियाज हमें पता अगर चले तो आप इजीली यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी अगर मैंने माइनिंग के बारे में बताया थोड़ा, तो माइनिंग एक बहुत ही सीरियस इशू है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि माइनिंग एक ऐसा पार्ट है कि ज़रूरी भी है भाई, मिनरल्स तो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आयरन लगेगा, बॉक्साइट लगेगा, स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, यस कोल, थर्मल पावर प्लांट के लिए अभी भी हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें इसकी ज़रूरत तो है भी। लेकिन फिर इसका आप जब इसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट, तो उस टाइम ऐसा ना हो कि भाई उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, और इसके वजह से अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो इसका बर्डन आएगा जिसे हम कहेंगे ओवर बर्डनिंग। और ये स्पेसिफिकली कौन से स्टेट में है, तो इंडिया की ज्योग्राफी में सेंट्रल इंडिया बेल्ट जो है ना, सातपुड़ा और विंध्यास वाला, जो रिफ्ट वैली वाला, वहाँ पे झारखंड हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स है, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन जो है ये किया गया है। क्यों किया गया है? माइनिंग के लिए। माइनिंग को आपको अगर आगे लेके जाना है तो वहाँ का फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा, और वो करके आपने मिनरल्स तो एक्सप्लॉइट कर लिए, लेकिन आपने डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर दिया। इसमें भी काफ़ी मूवीज़ आए, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा नेक्सस डेवलप हो गया, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और माइनिंग पे रिलेटेड जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे डेवलप हो गई, तो एक अलग नेक्सस डेवलप हुआ। इस पर काफ़ी मूवीज़ भी आए इसको प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इशू जो है ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल इशू पॉलिटिकल बन गया, सोशल बन गया, और एक बहुत बड़ा नेक्सस डेवलप हो गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंटेम्प्रेरी टाइम में। बट इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, क्या सॉल्यूशन नहीं लिया, हमने माइनिंग रेगुलेशन का बिल पास किया हमने 2014-15 में, राइट। बट वही बात आ जाती कि जब तक आप उसका रेगुलेशन और एग्जीक्यूशन आप नहीं करते तो तब तक आपको डिजायरेबल आउटकम्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स जैसे आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देखोगे तो इसमें प्रॉब्लम कौन सा हो गया? ओवर ग्रेजिंग का। ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या? मैंने बताया कैटल पॉपुलेशन बढ़ गया, ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ। अगर आप पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जाते हो तो वहां पे ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। देखिए आप हर एक रीजन में जाओगे आप, हमारी लैंड डिग्रेड होनी ही है, ऐसी बात हो गई है। मतलब कहीं पे भी जाओ आप, लैंड डिग्रेडेशन होने के रीजन अलग है, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन है। वो ऐसी बात हो गई कि भाई एग्जाम चल रही है, एग्जाम में कहीं पे भी जाओ फेल होने ही है, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, बच्चे फेल होने ही हैं। अगर ऐसी बात होगी, मतलब रीजंस अलग अलग होंगे लेकिन आउटकम तो फेल्यूर ही है। वैसे है कि लैंड डिग्रेडेशन हो ही रहा है, कहीं ओवर इरिगेशन से हो रहा है, कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन से हो रहा है रिसोर्सेज के। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे एक कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है कि भाई एक ही सॉल्यूशन से हम ये सारे फैक्टर्स जो लैंड को खराब कर रहे हैं उनको इरेडिकेट कर सकते हैं, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेस्टर्न साइड में जाते हो तो वाटर लॉगिंग, यस, वाटर लॉगिंग के वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से सॉल्ट आ जाता है और सैलिनिटी बढ़ जाती है। सैलिनिटी बढ़ने की वजह से भी लैंड जो है ये इनफर्टाइल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कंसिडर करते कि भाई इंडस्ट्री ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, तो आप देखिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्री हो या सिरेमिक इंडस्ट्री हो, इसमें से एक डस्ट बाहर पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा पैमाने में बाहर पड़ती है और इसे हम ये एटमॉस्फेयर में जाती है और कहीं ना कहीं ये वाटर के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रिटाइलेट करती है। मतलब वो नीचे आएगी, जमा हो जाएगी पानी में से, राइट, बारिश के पानी में से, और वहाँ से वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल में जाने वाला वाटर है, जो रिप्लिनेशन होता है वाटर का, वो नहीं पाता और वहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर डिफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स जो है इसको अगर हमें इरेडिकेट करना है तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ जाना ज़रूरी है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से हम इसको
इरेडिकेट कर सकते हैं हम। मेरे अगले लेक्चर में इस पे हम देखिए, मैं अभी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस पे भी जा रहा हूँ। मैं बेसिक पार्ट तो कवर कर रहा हूँ आपके सेशन में, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा एनालिसिस के लिए एक अप्रोच जो है ये बिल्टअप कर रहा हूँ मैं। तो धीरे धीरे आप भी इस तरीके से जो भी आप पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए तो बेसिक है ही, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस में जाओगे तो डेफिनेटली राइटिंग में आपका व्यू जो है ये एक्सप्रेस करने में आपको आसानी होगी। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, राइट। और मिशन IAS एकेडमी जो हमारा चैनल है, इसको मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई रिकमेंडेशन देने हैं तो हम कमेंट सेक्शन में वो आप रिकमेंडेशन जो है वो आप सेंड कर सकते हैं, और इस रिकमेंडेशन, इस कमेंट्स पे हम लोग जो है पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।